हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको कॉन्सेप्ट और प्लस उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे। आज हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के ये इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एक क्वेश्चन आता है रेवेन्यू अकाउंट, जो इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो लास्ट में मैं वो कराने वाला हूँ रेवेन्यू अकाउंट, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मेट और उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इसमें मैंने जो थ्योरी थी क्लास के अंदर वो मॉड्यूल से पढ़ाई थी। बाकी फास्ट ट्रैक बैच में थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। एक बार इनका एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन ही, कभी थ्योरी नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछेगा। देखना, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। अब इसमें अगर बात करें तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, मेनली। पर और भी बहुत सारे होते हैं, पर मेनली 3 टाइप। अब जनरल इंश्योरेंस के अंदर होता ये है कि आप प्रीमियम तो भरोगे, आपको रिस्क का कवरेज तो मिलेगा, पर आपको वो पैसे रिफंड नहीं होंगे जैसे एलआईसी में होते थे। एलआईसी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन, जो आप जो पूरा अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, उसमें जो प्रीमियम भरते हैं, अगर किसी की डेथ नहीं होती, उसने एलआईसी ली होती है और उसकी डेथ नहीं होती है, तो एलआईसी उसको पैसा उसका वापस कर देती है इंटरेस्ट के साथ। जबकि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। आप कोई भी इंश्योरेंस कराओगे, जैसे कि कार का आपने इंश्योरेंस कराया, आपने फायर का इंश्योरेंस करा लिया, आपने अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, आपने अपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा लिया, तो किसी भी टाइप का जब आप इंश्योरेंस कराते हो, उसमें जो प्रीमियम भरते हो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, वो भी जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में ही आता है। भाई मान लो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया 1 साल का, अगर 1 साल में मुझे कुछ हो जाता है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बिहाफ पर मेरी पेमेंट करेगी हॉस्पिटल वालों को, पर 1 साल तक की ही कवरेज मिलेगी। 1 साल के बाद अगर आपने उसको रिन्यू कराया है तो फिर 1 साल की मिलेगी। तो जब तक आप उसको रिन्यू करते रहोगे, प्रीमियम भरते रहोगे, तब तक कवरेज है और आपको वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया अपना मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, मेरे गोडाउन में गुड्स रखे हुए, मैंने वहां पर गुड्स जलने का फायर इंश्योरेंस करा लिया, वो गुड्स जले ही नहीं 1 साल बाद, तो पैसे गए। जो आपने प्रीमियम भरा था वो 1 साल की कवरेज के लिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा वापस मिलेगा। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर कभी भी पैसा वापस नहीं मिलता है। तो अगर मेजरली हम बात करें तो 3 टाइप के इंश्योरेंस यहाँ पर हमने कवर करे। मैंने जैसे कि कहा, एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, फायर और एक्सीडेंटल का मतलब तो हमें समझ में आता है कि फायर का मतलब आग लगने की वजह से अगर कोई गुड्स या फिर स्टॉक वगैरह जल जाता है, तो हम उसके केस के अंदर फायर इंश्योरेंस लेते हैं। एक्सीडेंटल में एक्सीडेंटल की बात हो रही होगी, कहीं पर एक्सीडेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, कि जब बात करें हम मरीन इंश्योरेंस की, तो मरीन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ इंडिया में बैठा हुआ एक पर्सन है, व्यापारी है, उसने दुबई से 2000 टीवी मंगाए। अब वो 2000 टीवी जो दुबई से आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे, वो आएंगे अपने पास समुद्र के रास्ते, समुद्र के रास्ते आएंगे। अब कई बार ऐसा होता है शिप में वो लोड करते हैं दुबई वाले, मान लो दुबई में बैठा हुआ सप्लायर है, यहाँ से बैठा हुआ इंडिया का बैठा हुआ सप्लायर से उसने माल मंगाया, 2000 टीवी मंगाए, सोनी के या जो सी भी मंगाए। अब वो दुबई में बैठा हुआ पर्सन वहां पर दुबई से शिप में क्या कहते हैं माल लोड करेगा। अब वो शिप समुद्र के रास्ते इंडिया आएगा। अब समुद्र में काफी सारी चीजें होती है, कभी भी तूफान आ जाता है जिससे शिप पलट भी जाते हैं। कई बार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आ जाते हैं, है ना, देखिए मूवी हो पायरेट्स, मतलब समुद्री लुटेरे, वो भी आ जाते हैं सर, एक्चुअल में होते हैं वो समुद्री लुटेरे, एक्चुअल में होते हैं। बट हाँ, वो हमें अब खबर नहीं मिलती उनकी, पर एक्चुअल में आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो सच में ऐसा होता है कि कई बार समुद्र लुटेरे ने भाई सिप लूट ली, ये कर लिया वो कर लिया, होते वो इंसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है, मूवी जैसा नहीं होता। बट हाँ, हो जाता है। तो मेजरली केस के अंदर भाई तूफान वूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं सिप डूबने का डर रहता है और उसमें लॉस होने का डर रहता है। तो जब भी जहाज के थ्रू, शिप के थ्रू कोई माल आता है और अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है, उस लॉस को कवरेज करने के लिए मरीन इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की इंश्योरेंस यहाँ पर बात करी हुई है। बाकी मैंने जब स्टडी मैट के अंदर इसको डिटेल में पढ़ाया था, जब मैं एक्चुअल क्लास ले रहा था, तो मैंने वहाँ पर मॉड्यूल से इसका थ्योरी समझाया था, क्योंकि थ्योरी लिखने के लिए याद करने के लिए तो है नहीं, है ना। चलिए, तो अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में पूछा जाता है, हम उस पर बात करें, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैग्स बड़ा लिमिटेड ऐसा होता है कि यार हमें टू दी पॉइंट बातें करनी है, हमारे पे ज़्यादा टाइम नहीं है रिवीजन करने को, पूरा चैप्टर भी रिवाइज करना है पर कम समय में रिवाइज करना है, यही मकसद है फास्ट ट्रैक बैच का। ठीक है जी।
आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम। क्लेम के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये बहुत यूज़ होने वाला है आगे इस पर्टिकुलर जनरल इंश्योरेंस वाले बिजनेस के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, साथ में इसका एक क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहले 3 वर्ड का मतलब समझो। 3 वर्ड का मतलब समझो इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहले समझो इंटीमेटेड इन। क्या है इंटीमेटेड इन? इंटीमेटेड का मतलब होता है, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, गोडाउन में स्टॉक पड़े हुए, आग लग गई, सारे गुड जल गए। तो अब मेरे गोडाउन में आग लगी, सारे गुड जल गए। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि भैया मैंने आपका इंश्योरेंस लिया हुआ था और मेरे गोडाउन में आग लगने की वजह से सारे गुड जल गए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को बताया, दैट इज कॉल्ड इंटीमेटेड इन। तो जब इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को बता देता है कि यार यहाँ आग लग गई है, यहाँ गुड जल गए, जो भी उसने इंश्योरेंस लिया उसके रिकॉर्डिंग, जैसे उसने बाइक का इंश्योरेंस लिया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कार का लिया, कार का एक्सीडेंट हो गया। तो इंटीमेट इन का मतलब होता है जब भी इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल बता देता है कि इंश्योरर है, इंश्योरर कौन है, मैं, जो इसका इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए बोला है कि भैया मेरी गोडाउन में आग लग गई है, फायर का इंश्योरेंस लिया था, स्टॉक जल गए सारे के सारे, मुझे क्लेम चाहिए, मुझे क्लेम चाहिए। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देखेगी कि अब भैया इसने सही में सच बोला है या ऐसे ही बोल रहा है, आगे क्लेम मांगने लग गया। अब इंश्योरेंस कंपनी जाएगी गोडाउन में, देखेगी कि भाई सर्वे करेगी कि कितने गुड्स जल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कह रहा है कि पूरे गुड्स जल गए जबकि जले नहीं हो पूरे गुड्स, तो वो सर्वे करेगी कि कितने % गुड्स जल गए हैं या सही में आग लगी है न लगी। अब इंश्योरेंस कंपनी आएगा, उसका एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, वो सर्वे करेगा कि हाँ भाई कहाँ लगी है, कि जैसे अगर बाइक की इंश्योरेंस हो तो बाइक को देखता है बाइक में कहाँ लगी है, ये वो सब पूछता है, वो डिटेल वगैरह, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, ये वो। इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस होगा तो वहाँ देखेगा भाई कितने गुड जल गए हैं, किस टाइप की कैसे कैसे गुड जले हैं, कोई बस तो नहीं गया, ये सब सर्वे करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होगा तो क्लेम के लिए फिर वो एडमिट इन कर देगा। एडमिट इन का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी का पर्सन सर्वे करेगा उस क्लेम के लिए, अगर वो सेटिस्फाई है तो क्लेम को एडमिट कर लेगा कि हाँ आपको क्लेम मिलेगा और इतना क्लेम मिलेगा, इसके बारे में बता देगा इंश्योरर को। इसके बाद आता है पेड इन। पेड इन का मतलब होता है अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम तो एडमिट कर लिया, अब इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस को क्लेम एडमिट करने के बाद पेमेंट कर देगी, उसको पेड इन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड इन। तो इंटीमेटेड इन, एडमिटेड इन और पेड इन, तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया। अब जरा इधर बात समझेंगे, ये आप समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये है प्रीवियस ईयर, मान लो 2020, ये है करंट ईयर 2021 और ये नेक्स्ट ईयर है 2022। ठीक है, मान लो सर मान लीजिए आपका टोटल क्लेम 2021 में आया, ये आपका टोटल क्लेम आ रहा है 2021 में इतना, ये आपका टोटल क्लेम है। इसमें आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे समझाऊं, करंट ईयर में आपका टोटल क्लेम कितना आया वो तो आप दोगे। प्रीवियस ईयर में कोई क्लेम ऐसा तो नहीं है जो आउटस्टैंडिंग रह गया हो, आउटस्टैंडिंग रह गया हो, वो आप यहां से माइनस करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो क्लेम चाहिए जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, टोटल क्लेम लिखा, ठीक है, और उसके अंदर माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये वही है जैसे आपने फाइनल अकाउंट में नहीं पढ़ा था, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऐड करते थे। क्यों करते हैं ऐड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है और वो अभी आना बाकी है, क्लेम एडमिट होना बाकी है, करंट ईयर से बिलोंग करता है इसलिए हम ऐड कर देते हैं। और सैलरी में अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है और प्रीवियस ईयर के डाटा हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, हम तो करंट ईयर का दिखाएंगे जी कि करंट ईयर में कितना हुआ है। इसी तरीके से क्लेम के बारे में भी हो रहा है, आप भी, अब हम इंश्योरेंस कंपनी है तो हमें टोटल क्लेम कितना आया करंट ईयर के अंदर, कितना क्लेम पिछले साल का था आउटस्टैंडिंग, उसको माइनस करो क्योंकि वो करंट ईयर का क्लेम जो है उसमें नहीं शो होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करो वो आउटस्टैंडिंग क्लेम जो हमें अभी एट द एंड ऑफ द ईयर देना है, एट एंड, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आ गया आपके पास टोटल। अब यहाँ पर दो चीज़ है, आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगिनिंग के अंदर दो चीज आपसे बोल सकता है, पहला 2020 में इंटीमेट हुआ है या एडमिटेड हुआ है। मान लो कोई क्लेम यहां पर इंटीमेट किया है,
और एडमिट भी हो गया। 2020 के अंदर मेरा आग लगी थी गोडाउन के अंदर, वहाँ पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भैया मेरा क्लेम दो चाहिए मुझे। इंश्योरेंस कंपनी आए, मैंने इंटीमेट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी आए, एडमिट हुआ, पर क्लेम 2020 में नहीं मिला। वो जाकर 2021 में उन्होंने मुझे क्लेम पे करा। तो क्या वो करंट ईयर का है? नहीं। क्लेम भले ही 2021 में हुआ पे, करंट ईयर में पे हुआ है, पर है तो बिलोंग तो वो प्रीवियस ईयर का था ना। आग लगी थी प्रीवियस ईयर में, इसलिए वो यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, भले इस साल पे हो गया। 2020 में अगर इंटीमेट कर दिया और एडमिट अगर 2021 में हुआ, भाई 2020 में आग लगी थी, मैंने यहाँ पर इंटीमेट करा 2020 में, अब आप कहोगे भाई एक साल लग जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा हो गया, मान लो 31 मार्च 2020 को मैंने क्लेम को इंटीमेट कर दिया था और 1 अप्रैल 2021 को आके उसने एडमिट कर दिया। अब है तो एक ही दिन का फर्क, पर देखा जाए तो साल हो गया पूरा कन्वर्ट। तो ये है। तो अगर मान लो आपने 2020 में उसको इंटीमेट कर दिया था कि मेरे गोडाउन में आग लग गई है, क्लेम को बोला भाई क्लेम दे दीजिए, पर 21 में आकर उसने चेक करा, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद उसने आके जाओ, उतने में साल चेंज हो गया हो, 21 में आकर चेक करा कि भैया आपका क्लेम हम एडमिट कर रहे हैं, सर्वे वर्वे करके सेटिस्फाई हो गया। तो सर यहाँ पर दोनों ही चीज आ जाती है। अगर आपने 2020 में इंटीमेट करा था, 2020 में ही एडमिटेड हो गया था क्लेम, पर क्लेम का पेमेंट 2021 में हुआ है, तो वो यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है। अगर 2020 में इंटीमेट कर दिया था, बता दिया था कि 2020 का ही क्लेम है, इंटीमेट हो चुका है 2020 के अंदर, बता दिया है इंश्योरेंस कंपनी का, तो कब का माना जाएगा? इंटीमेशन देख लेना आप कौन से ईयर का है। अगर वो पिछले साल इंटीमेट हुआ है, इसका मतलब वो पिछले साल को ही बिलोंग कर रहा है, चाहे एडमिट पिछले साल हो गया हो, चाहे इस साल हो गया, चाहे पेमेंट इस साल हो गई हो। अगर इंटीमेट पिछले साल करा है और एडमिटेड 2021 में करा है, तब भी वो आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगनिंग माना जाएगा, क्योंकि इंटीमेशन किस टाइम की? पिछले साल की थी, पिछले साल की थी, इसलिए हम यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे। और ये ऐसे करके दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, दोनों को जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगनिंग में ऐड करके यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल को बिलोंग कर रहा है। पर जब हम बात करते हैं एट दी एंड, वो करंट ईयर को बिलोंग करता है। इंटीमेशन कब होगा? करंट ईयर में, भले एडमिटेड अगले साल हुआ हो या इस साल हुआ हो। इंटीमेशन देखिएगा आप, करंट ईयर 2021 के अंदर कुछ क्लेम ऐसे थे जो इंटीमेट करे गए थे, आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड बोला गया उनको। 2021 में इंटीमेशन हुआ है, 2021 में इंटीमेशन हुआ है, चाहे उसी 2021 में ही एडमिटेड हो गया हो, चाहे अगले साल एडमिटेड हो गया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने करंट ईयर में इंटीमेट कर दिया था? हाँ जी, अगर आपने करंट ईयर में इंटीमेट कर दिया है, 2021 का ही क्लेम है, वो 2021 में ही आग लगी थी और 21 में ही बता दिया था, तो ऐसे केस के अंदर वो करंट ईयर का माना जाएगा। इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ ना, सिर्फ तो इंटीमेट और एडमिट हुआ है। पेमेंट कब होगी? अगले साल 2022 में होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर होगी। पेमेंट कभी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस साल इंटीमेट हुआ है उससे फर्क पड़ता है। जिस साल वो इंटीमेट करा गया है इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को, हमें किस साल पता चला है? 2021 में पता चला है ना, तो 2021 का ही क्लेम हम मानेंगे, क्योंकि वो ऊपर में ऐड नहीं है, इसको यहाँ पर ऐड करके टोटल क्लेम यहाँ पर निकाल रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपका ये टोटल क्लेम निकलता है, और ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है और इसी के बिहाफ पर है, मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। सर मैं जो बता रहा था ना कि जो पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछता है, वो ये है, पूछता है फायर इंश्योरेंस, ये मैं आज भी कराऊंगा, फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा सर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी था, मैंने स्टूडेंट को क्लियरली मना कर दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत करना, और मैं आपको भी मना कर रहा हूँ। भले आपने कहीं पर पढ़ लिया हो, टीचर से पढ़ लिया, आपको पढ़ लिया है तो आपको पता है वो कितना ही बड़ा है। और इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में से एक क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, सिर्फ एक, ठीक है। तो भैया मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है, ठीक है। तो किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पिछले 10 साल के पेपर उठाइए और थोड़ा सा उसको स्टडी करिए, थोड़ा सा उसको रिसर्च करिए, और देखिए उन 10 साल में कितनी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा गया है। तीनों ही चैप्टर में से सिर्फ 2 बार या 1 बार पूछा गया होगा, एक 10 में से 1 या 2 बार पूछा हो गया होगा। 80 to 90% का बार ऐसा आता है कि छोटे छोटे टॉपिक से पूछता है। बैंकिंग में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से पूछता है, मैंने बैंकिंग ऑलरेडी करा दिया था, और इंश्योरेंस कंपनी में भी छोटे छोटे टॉपिक से पूछता है। आप देखिए सर, हम स्टडी करके बैठे हुए, रिसर्च करके बैठे हुए, तब जाकर आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको भी गाइड देखना पड़ेगा। 2022 के पेपर जितने भी सारे उठा लीजिए, वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, चेक करो कि इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी में से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा गया है। एक बार आया होगा पिछले 10 सालों में, तो उस पर इतनी मेहनत करने की नीड क्या है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। मैं स्टूडेंट को क्लियरली कहता हूँ, मैंने रेगुलर बैच में भी खुल के बोलता हूँ, मैं पेड बैच के अंदर भी मैंने स्टूडेंट को बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक करो जहां तक आपको इंपॉर्टेंट है, जहां तक पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है।
देखिए अगर किस्मत खराब रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ ले, फिर तो किस्मत ही खराब है। ऑप्शन है हमारे पास, एक या दो छोड़ने के ऑप्शन होते ही, आपको पता है क्वेश्चन के अंदर। बट थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ता है दोस्तों। ऐसे नहीं चलता कि आप हर एक चीज करके चले जाओ, वहां पर आप 100% दे ही नहीं पाओगे। अगर मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कराने लगूँ, पहले तो 3 से 4 क्लास लगती है उसको समझाने में, फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे, तो 5 क्लास पढ़ने के बाद और आपको ये लगे कि यार ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, इसके तो 10% चांस है पेपर में आने के, बाकी 90% चांस है बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स में से आने के, तो मैं रिमेनिंग पर फोकस करूंगा ना। यही मैं अपने स्टूडेंट को भी बताया, और वो बिल्कुल ही टोटली, मुझे किसी स्टूडेंट ने आकर आज तक कंप्लेंट नहीं करी कि सर आपने इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको मैंने समझाया कि भैया आप मेहनत करो जिसमें 90% आता है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। हर बच्चा उस पर मेहनत करता हुआ जा रहा है जो आ ही नहीं रहा पेपर के अंदर, मैं इस पे करता हूँ, मैं इस पे करता हूँ, अरे नहीं जो आ रहा है उस पे करो ना। भाई रेवेन्यू अकाउंट कितनी बार पूछा है, आप चेक करो, इस पे आ रहा था, इस पे मेहनत करो, इस पे मैंने सारी मेहनत कराया बच्चों को, और आ गया तो एज इट इज ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे चुटकियों के अंदर, क्योंकि पता है मेहनत किस पे करी है, जिसको आता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैंने आपको भी समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये लो 24 क्वेश्चन एक बार देखेंगे। कहता है फ्रॉम दी following you are required to calculate loss on account of claim to be show in the revenue account for the year 31 दिसंबर 2012। अब 31 दिसंबर 2012 जो है मेरा करंट ईयर है, 31 दिसंबर 2012 मेरा करंट ईयर है। ठीक है, अब यहां पर बता रखा है कि इंटीमेट कब हुआ, एडमिट कब हुआ और पेड इन कब हुआ। मुझे एडमिट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे ये देखना है कि इंटीमेट कब हुआ है, उसी ईयर का वो क्लेम माना जाएगा। ठीक है, और फिर 2021 नहीं 2012 है, यहाँ 21 दे रखा है, ये क्या बात है, 2021 मेरा करंट ईयर होगा, यहाँ पर गलत कर दिया। ठीक है, ये 21 होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 21 19 19 20 21 22 की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, देखो सबसे पहले लिखो टोटल क्लेम पेड इन 2021, वो जो टोटल क्लेम आपने पे करा उसका निकालो। टोटल क्लेम पेड इन 2021, ये रहा पेड सर 15,000 जोड़िए। बड़ा सिंपल सा है, पहले आपको क्या करना है, टोटल क्लेम कितना पे करा आपने 2021 में, आपने 15,000 पे करा, फिर 2021 में आपने 12,000 पे करा, फिर 2021 में आपने 1,02,000 पे करा, तो टोटल क्लेम आपने पे करा 1,29,000। ये देखो टोटल क्लेम आ गया 1,19,000। अब कहोगे माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्लेम है वो माइनस करो। बिगिनिंग मतलब जिस साल, मतलब 2021 हमारा करंट ईयर है, 21 से पहले, चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2019 हो, अगर वो इंटीमेट हुआ है उसका देखना है मुझे। तो सर सबसे पहले मैंने देखा कि इंटीमेट कब हुआ है, तो सर ये इंटीमेट हुआ था 2022 में, 15,000 का जो है ये 2020 में इंटीमेट हुआ है, मतलब ये पे तो हुआ है 2021 के अंदर, पर इसको बताया कब गया था क्लेम वाले को कि क्लेम लेना है, 2020 में बताया गया था, मतलब ये 2020 का बिलोंग करता है। तो एक तो 15,000 हो गया जो पिछले साल को बिलोंग करता है, ये 2021 में इंटीमेट हुआ है, करंट ईयर का है, ये 2019 में इंटीमेट हुआ है, पर ये जो 2019 में इंटीमेट हुआ है इसकी पेमेंट 2020 में हो चुकी है। मतलब मैं माइनस तभी करूंगा ना दोस्त जब मैंने जोड़ रखा हो। क्या मैंने ये 5,000 पे टोटल क्लेम पेड में जोड़ रखा है? क्या इस 1,29,000 में, क्या ये 1,29,000 में वो 5,000 जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा, देख लो। जब मैंने जोड़ा ही नहीं है तो फिर मैं माइनस क्यों करूं? मैं तो दोस्तों माइनस ये क्यों करता हूं, ये इसलिए करता हूं क्योंकि इस क्लेम के अंदर ये अमाउंट जोड़ रखा है, पर ये अमाउंट पिछले साल को बिलोंग करता है, इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं। मैं इसको ऐड क्यों करता हूं? क्योंकि इस वाले अमाउंट में ये अमाउंट जोड़ा ही नहीं है, पर ये करंट ईयर को बिलोंग करता है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं। समझ में आया? पर सर जो अमाउंट मैंने जोड़ ही नहीं रखा उसको मैं फिर माइनस क्यों करूंगा, राइट? जैसे कि भाई 2019 में इंटीमेट हुआ, ठीक है, पर पेड कर दिया था 2020 में, तो वहां 2020 की कैलकुलेशन करूंगा, 21 में देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, एक तो ये आपका था, एक ये था और एक ये था। इन तीनों में देखो कि भैया आपका ये तीनों में जो हमने टोटल क्लेम पेड है उसमें कितना जोड़ रखा है। तो मैंने कहा देखो 2020 में इंटीमेट हुआ था, 2015 21 के अमाउंट में पे हुआ है, तो यहाँ जुड़ रखा है, ये 2020 को बिलोंग कर रहा है, पिछले साल को। ये वाला देखो 2021 टोटल पेड में, ये 2019 को इंटीमेट करा है, ये भी पिछले से पिछले साल को बिलोंग कर रहा है। ये 1,02,000 वो करंट ईयर को भी देखो इंटीमेट कब करा है, 2021 के अंदर। 2021 का मतलब करंट ईयर को इंटीमेट करा, करंट ईयर में पेमेंट हुई है। मतलब यही तो एक ऐसा अमाउंट है जहां पर
उस टोटल क्लेम के अंदर ये 3 जुड़े हुए हैं, उसमें ये 2 प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने हटा दिया। हमने कहा जी 12,000, हमने कहा सर 12,000, 15,000 और 12,000 है जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं पर ये बिलोंग कर रहे हैं पिछले साल को, हमने इसको हटा दिया। समझ में आया नहीं आया? अब कुछ ऐसे क्लेम देखो आप जो करंट ईयर में इंटीमेट हुए थे, करंट ईयर में इंटीमेट हुए थे और उसको जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया। देखो जैसे कि, अरे यार क्या खोल दिया मैंने, देखो जैसे कि ये 2021 में इंटीमेट हुआ है, ये देखो इंटीमेट मतलब करंट ईयर में इंटीमेट हुआ है पर ये 10,000 जोड़ा ही नहीं है। ये भी 2021 में इंटीमेट हुआ है पर ये जोड़ दिया था, ओके इसको हटा दो। ये देखो ये 2021 में इंटीमेट हुआ है पर ये जोड़ा ही नहीं है। सर 8,000 में 2000 क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इनकी पेमेंट 2022 में हुई है, अगले साल हुई है। कोई बात नहीं भैया, पेमेंट अगले साल हुई हो तो क्या हो गया, पर भाई बता तो दिया था ना 2021 के अंदर ही, तो मतलब करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, पर आपने टोटल क्लेम में जोड़ा ही नहीं क्योंकि पेमेंट नहीं करी। सर यहाँ पर क्या जुड़ता है, जो करंट ईयर में पेमेंट की होती है वो आता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 10,000 और 8,000 बिलोंग तो करंट ईयर को कर रहे हैं, इंटीमेट कर दिया था 2021 के अंदर, पेमेंट 2022 में हुई थी इसलिए वहां पर जोड़ा नहीं, पर ये बिलोंग तो करंट ईयर को कर रहा है इसलिए 18,000 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये आ गया 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए आ गया। अब 1,20,000 में आने के बाद कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस पास 25,000 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि आपने टोटल इतना क्लेम करंट ईयर में आपको आया, पर इसमें से 25,000 तो आपने किसी और को री इंश्योरेंस कर दिया था, मतलब किसी और इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि कुछ क्लेम का रिस्क तुम ले लो, हम आपको प्रीमियम पे कर देंगे। तो भैया टोटल क्लेम मेरे पे 1,20,000 का आया था, पर इसमें से मैंने कोई क्लेम किस पे बिलोंग कर रहा है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि मैंने वहां पर ट्रांसफर कर दिया था। बेसिकली 1-2 इंश्योरेंस मैंने कहीं और से करवा लिए थे, कुछ मैंने करा कुछ उसने कर दिया, तो जितना उसने करा दूसरी कंपनी ने वो मुझे पे करेगी, जो कि आया री इंश्योरेंस क्लेम मेरे को 25,000 रुपये, जो मुझे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी वाला देगा और बाकी मुझे भरने पड़ेंगे। तो मुझे अब टोटल 1,20,000 रुपये पे करना है कस्टमर को, जिसमें 25,000 दूसरी इंश्योरेंस कंपनी देगी क्योंकि उनको मैं ट्रांसफर करा था कुछ अमाउंट ऑफ शेयर, और बाकी 95,000 मुझे देने पड़ेंगे। तो मेरे लिए कितना लॉस है, मेरे रेवेन्यू अकाउंट में 95,000 का क्लेम ऐसा शो होगा कि मुझे पे करना है। ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, एक तरीके का लॉस है क्योंकि मुझे इतना क्लेम पे करना है। बताओ सर समझ में आया नहीं आया लॉजिकली? बेहतरीन। अब आ जाते हैं सर असली कहानी पर। मैं आपको जो बताया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ये थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है, दोनों की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म ए के अंदर होते हैं जिसमें आपका रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। जनरल इंश्योरेंस फॉर्म बी के अंदर होते हैं जिसके अंदर रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। आप एक बार इसमें स्टडी मैट खोल के देखना कितना ही बड़ा है ये चैप्टर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं तो। पर सर मैंने क्लास में क्या कराया, मैंने क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें करा दी थी जो पिछले 10 सालों में इंस्टीट्यूट लगातार पूछे जा रहा है, और ये है वो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्या है ये? देखिए अब रिस्क फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होगा और इसकी जनरल एंट्री वगैरह क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर मैं इनके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ, मैंने आपकी कंपनी से एक इंश्योरेंस कराया है, फायर इंश्योरेंस। ठीक है जी, फायर इंश्योरेंस ले लिया मैंने। अब मैंने देखा कि 1 साल का मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो आप मेरे को 12 महीने की कवरेज दोगे। अगर 12 महीने के अंदर मेरे गोडाउन में आग लग जाती है तो उसका भरपाई आप करोगे, क्योंकि मैं आपको प्रीमियम भर रहा हूँ उस चीज़ का, रिस्क की कवरेज का। भैया 9 महीने बीत चुके थे और अभी तक कोई भी गोडाउन में आग नहीं लगी है। इसका मतलब 9 महीने के लिए तो आपका रिस्क खत्म। अब रिस्क कितने महीने का बच गया? सिर्फ 3 महीने का बच गया, 3 महीने का बच गया। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर मेरे 1,20,000 का प्रीमियम है तो 9 महीने में 90,000 का प्रीमियम तो अपना फायदा हो गया कि 9 महीने का। अब बचा 3 महीने, तो 3 महीने जो 25,000 रुपये आपका, 25 ने 1,90,000 और 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आपका ये क्या कहला जाएगा, रिस्क फॉर अनएक्सपायर्ड, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इसको कहा जाएगा। देखिए अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या है, ऐसा रिस्क जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी हो सकता है कि रिस्क आ जाए, हो सकता है कि उस 3 महीने के अंदर लास्ट दिन पे भी आग लग जाए और आपको पूरा क्लेम पे करना पड़े। ये होता है कि भैया अभी तक जब तक आपका रिस्क एक्सपायर्ड नहीं होता है तब तक आप उसके लिए एक रिजर्व बनाकर चलते हैं, क्योंकि अब वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ। अब 1 साल पूरा बीत चुका है,
पॉलिसी की एक डेट होती है कि इस दिन आपका पॉलिसी खत्म होगी, वो खत्म हो चुकी है और गोडाउन में आग नहीं लगी है, अब वो आपका रिस्क एक्सपायर्ड हो चुका है, अब आपके हैंड पर मैं आपसे अब क्लेम नहीं ले सकता एक बार पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद। तो उसको बोलते हैं रिस्क एक्सपायर्ड। अब क्या होता है, जब तक रिस्क एक्सपायर्ड नहीं होता उसको अनएक्सपायर्ड रिस्क कहा जाता है, और उसके लिए हम रिजर्व बनाकर चलते हैं कि कल को अगर हमारे पास रिस्क, मैं अगर क्लेम लेने आऊं तो उस रिजर्व से आप मेरे क्लेम की भरपाई कर पाओ। तो यही बात मैं आपको मॉड्यूल में भी एक बार पढ़ा के दिखा देता हूं। यह है मॉड्यूल की लैंग्वेज। देखिए, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज एप्लीकेबल टू जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ओनली। दिस इज द नेचर ऑफ प्रोविजन, एक तरीके का प्रोविजन है फॉर क्लेम दैट मे अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी विच आर सब्स्टिट्यूट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। Since premium has been received in respect of such policy, provision must be made for claim that may arise out such policy. भाई मैंने आपके पास 1,20,000 रुपए की प्रीमियम पॉलिसी ले रखी है, 1,20,000 की पॉलिसी ले रखी है, मैं उसका प्रीमियम आपको पहले दिन ही पे कर देता हूं, तो पूरे साल का प्रीमियम आपको पहले दिन ही मिल गया। पूरे साल आप मेरा रिस्क कवर करोगे, तब पूरे साल के लिए आपको प्रोविजन या फिर रिजर्व बनाकर चलना पड़ेगा कि कभी भी क्लेम आ सकता है और उस रिजर्व या प्रोविजन से हम अपने क्लेम को सेटल करेंगे। फिर के बाद क्या आता है, इंश्योरेंस बिजनेस इज स्पेकुलर इन दैट प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस बट रिस्क कैन अराइज ऑन एनी डे। प्रीमियम भले ही एडवांस में मिल जाता है पर रिस्क किसी भी उस साल में किसी भी डे में आ सकता है। इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी द पॉलिसी फॉर अ ईयर विच मीन रिस्क कवर्ड फॉर अ ईयर, चांस ऑफ रिस्क कवर अकरिंग डू नॉट कम डाउन प्रोपोर्शनली विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन द बैलेंस शीट डेट द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ 1 month 11 month having expired, we cannot say the risk on the policy or reduce 1/12। हाँ, ये पॉइंट था कि मान लीजिए कि जैसे मैं समझा रहा था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास पॉलिसी लिया आपने, ठीक है, और मैंने पॉलिसी ली आपसे और उसमें 11 महीने बीत चुके हैं और लास्ट के महीने में गोडाउन में आग लग गई, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे 11 महीने का तो बीत गए ना, अब हम आपको पेमेंट सिर्फ 1/12 ही करेंगे, 12 महीने से 1 महीने की पेमेंट करेंगे हम आपको, क्योंकि 11 महीने तक तो खत्म हो गया था। ऐसा नहीं होता। अगर लास्ट के दिन भी अगर फायर लग जाती, आग लग जाती, तो पेमेंट आपको पूरा ही करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि अरे लास्ट के दिन लगी हुई है तो एक ही दिन का पेमेंट हम करेंगे, भैया एक दिन का रिस्क कवरेज था बस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यही समझा रहा है आपको। इवन द लास्ट डे ऑफ द पॉलिसी कंपनी रिस्क इज हायर एज इट ऑन द डे ऑफ द पॉलिसी इशू। जिस दिन आपने पॉलिसी इशू करी थी उस दिन जो रिस्क था, लास्ट दिन में भी उतने अमाउंट का ही रिस्क रहने वाला है। अब ये नहीं कह सकते लास्ट दिन है तो कम पैसे दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या कहता है, Therefore, insurance company must provide for risks associated with all the policy. Prima facie has been policy। ये फालतू की बातें हैं, ये है मेन कहानी जो है वो आपको ये समझनी है। यहां पर इधर देखो, कीपिंग इन द व्यू द नेचर ऑफ बिजनेस द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल has laid down in case of marine insurance the provision for unexpected risks should be 100% of the net premium, and in case of other business like accident, fire, theft etc 50% of the net premium। ये आपको समझना है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इंश्योरेंस काउंसिल होती है ना, इंश्योरेंस कंपनी की काउंसिल होती है, वो कहती है कि भैया जब भी आप अगर मरीन इंश्योरेंस करा रहे हो तो जब तक वो रिस्क अनएक्सपायर्ड है, रिस्क अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, लास्ट दिन अभी तक नहीं आया है, तब तक आपको 100% ऑफ द नेट प्रीमियम, जितना भी आपका नेट प्रीमियम होगा उसका 100% आपको रिजर्व बनाकर चलना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैंने आपका इंश्योरेंस क्लेम लिया हुआ है और इंश्योरेंस लिया हुआ है, मरीन इंश्योरेंस ले रखा है, और मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ 25,000 रुपए का। तो जितना मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ 25,000 रुपए का, उसका 100% आप प्रोविजन या फिर रिजर्व मेंटेन करके चलोगे। पर यह है मरीन के लिए, और कहता है 50% करना है बाकी के लिए। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं है, ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के लिए होता है। बाकी कहां से, जैसे कि फायर, थेफ्ट, आपके पास एक्सीडेंटल, ये बाकी के लिए 50% ऑफ द नेट प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम आएगा उसका 50% प्रीमियम, 50% जो होगा उतना आपको रिजर्व बनाकर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस के लिए 100% ऑफ द नेट प्रीमियम, और अदर इंश्योरेंस के लिए जैसे फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट है उसके लिए 50% ऑफ द नेट प्रीमियम था। अब सर नेट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, नेट प्रीमियम का मतलब होता है कि भाई टोटल प्रीमियम कितना था और उसमें से कंपनी ने कितना बोनस कर दिया,
क्योंकि बोनस क्या होता है बेसिकली, जब आप मान लो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, मैंने 3 साल का मेडिकल इंश्योरेंस कराया था, तो बोनस क्या होता है, पहले साल आपने इंश्योरेंस कराया, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी आपको बोनस देती है कि भैया आपने कोई क्लेम नहीं लिया, इसलिए हमने 9 क्लेम बोनस दिया जाएगा। तो मान लो क्लेम आपका है 10,000, पूरा आपका प्रीमियम बन रहा है 10,000 रुपए का, पर आपने 10% का क्लेम बोनस दे दिया कंपनी ने आपको, जो कि एक लीगल रूल है। अगर आप पहले साल क्लेम नहीं लोगे तो आपको 9 क्लेम बोनस दिया जाएगा 10% का, दूसरे साल नहीं लोगे तो 20% का, फिर 25% का, फिर चौथे साल 35% का, ऐसे चलता है 9 क्लेम बोनस की। भैया मैं क्लेम नहीं ले रहा, मैं प्रीमियम प्रीमियम भर रहा हूं, तो अगले प्रीमियम में कुछ तो डिस्काउंट दो मुझे। ये है जी बोनस का, ये भी लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है बुक के अंदर। ये नहीं, ये नहीं है, दूसरा है, बोनस रिडक्शन इन प्रीमियम, देखना क्या कहता है, इन ऑल द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस द पॉलिसी इज ऑलवेज टेकन 1 ईयर एंड इट रिन्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस के केस के अंदर आप 1 साल की पॉलिसी लोगे, अब तो 2-3 साल एक साथ ले सकते हो, बाकी 1 साल का लेना फायदेमंद होता है। 1 साल की आप पहले पॉलिसी लो, है ना, रिन्यू करो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, फिर रिन्यू करोगे व्हेन द पॉलिसी इज रिन्यू विद द सेम कंपनी और द फेलस पॉलिसी इज टेकन फॉर द सम अदर कंपनी। चाहे आप पॉलिसी, मान लीजिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया स्टार हेल्थ से, ठीक है, अब मैं स्टार हेल्थ से हटना चाहता हूं, अगले साल में आईसीआईसी लोम्बार्ड से करना चाहता हूं, तो अब आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस कराया, चाहे आप स्टार हेल्थ से दोबारा रिन्यू करा लो अगले साल या दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाओ, आपको तब भी बोनस देंगी दोनों कंपनी। दैट इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस या बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। कहता है इन स्टैंडिंग प्रैक्टिस मतलब हर इंडस्ट्री की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी सब कर रही है, दैट द कंपनी यूजुअली ग्रांटेड रिडक्शन इन प्रीमियम एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट इफ द इंश्योरेंस कंपनी हैड नॉट मेड एनी क्लेम। अगर इंश्योरेंस ने उस साल कोई भी क्लेम नहीं लिया होगा तो अगले साल रिन्यूअल के टाइम पर हम प्रीमियम के अंदर रिडक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। If the insurance does not make any claim continuously year and after, for example, जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया अलाउ, इंडिया के अंदर जनरल मोटर साइकिल के अंदर, मतलब अगर बाइक वगैरह कार के अंदर देखो, पहले साल में 15% का बोनस का रिडक्शन देंगे, दूसरे साल में 25% का, तीसरे साल में 30% का, और इस तरीके से ये आपका जो है वो निकलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1,40,000 रुपए का आपका प्रीमियम था, आपने टोटल बन रहा था, मान लो आप किसी भी कार, किसी मरीन इंश्योरेंस कराया आपने, 1,40,000 का आपका प्रीमियम बन रहा था, पर आपने कहा अच्छा पहले साल आपने वो नहीं लिया, क्लेम नहीं लिया, अच्छा हम आपको एक 9 क्लेम बोनस देंगे, एक बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। 9 क्लेम बोनस तो बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, बट जो आपका एक्ट कहता है या इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस रूल क्या कहता है, वो कहता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ठीक है जी, इसमें आपको दिया जाएगा आपके पास जो भी है 15%, तो इसने कहा भाई 1,40,000 का प्रीमियम था जिसमें 14,000 का बोनस दे दिया और नेट प्रीमियम आया 1,26,000, तो नेट प्रीमियम निकालने के लिए टोटल प्रीमियम जो आना है उसमें बोनस माइनस कर देना, तो आएगा नेट प्रीमियम, उसका 50% एंड 100% आपको क्या करना है, रिजर्व मेंटेन करके चलना है। लो जी, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी सर, मान लो कि आपका ये जो 50%, 100% के केस में चलो, मान लो 50% के केस के अंदर मान लीजिए आपने जो जितना भी रिजर्व बनाया वो सफिशिएंट नहीं हो पाया, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं जो रिजर्व या प्रोविजन बना रहा हूं कि मेरा कभी भी रिस्क आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है यार इससे रिस्क आ सकता है और हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो जो हमने रिजर्व प्रोविजन बनाया वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप एडिशनल रिजर्व बना सकते हो, और इसका कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है बुक के अंदर। additional reserve additional reserve for unexpired risks in a particular year, management may feel that the percentage of prime recommended by the general insurance company not sufficient to meet the unexpired risks। देखिए एक तो है 100% मरीन इंश्योरेंस में, उसकी तो बात ही नहीं, हो तो पूरा पूरा ले रहे हैं, पर अगर हम कह रहे हैं कि प्रीमियम भर रहा हूं मैं 1 लाख का, आप उसका 50% रिजर्व बनाकर चलो और क्लेम आ गया पूरा 1 लाख रुपए का, तो 50% तो मैंने 50,000 के बनाया था। तो अगर मैनेजमेंट को ऐसा फील हो कि भैया जो परसेंटेज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर काउंसिल ने हमें दी है वो सफिशियंट लग नहीं रही, उतने का रिजर्व हमारे को लग नहीं रहा कि अगर क्लेम आ भी जाए तो हम फंस जाएंगे, तो हम एक एडिशनल रिजर्व बना सकते हैं और अपने उस एडिशनल रिजर्व को रेवेन्यू अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं। In such situation, they may provide additional reserve. Such additional reserve will also be debited to the revenue account. आप शो करेंगे, बाकी तो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर आप एडिशनल, ये हमें सर कौन बताएगा, ये सर हमें
क्वेश्चन पहले से बताएगा कि कैसे कैसे करना है। देखिए, जनरल एंट्री क्या होगी रिजर्व को बनाने की। सर रिजर्व को बनाने की जनरल एंट्री बड़ी सिंपल सी है। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास रिवेन्यू में आपका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, रिवेन्यू में आपका पैसा पड़ा है, लेट सपोज 50,000 रुपये। अब आपने इस 50,000 में से 20,000 का आपने रिजर्व बना लिया, तो रिवेन्यू में से ऑब्वियस है कि रिवेन्यू अकाउंट में से हटेगा और रिजर्व अकाउंट में चले जाएगा। अब रिजर्व अकाउंट में जाएगा तो रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिवेन्यू के अंदर जो भी पड़ा होगा वो जब पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मतलब इसका नेचर क्रेडिट है। तो यहां से अगर मैं 20,000 रुपये लेकर रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं तो रिजर्व अकाउंट जो मैं किस नाम से बनाऊंगा, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो क्रेडिट हो जाएगा और रिवेन्यू के अंदर अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर रिवेन्यू एक क्रेडिट नेचर का उसका अमाउंट कम होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। एक साल के लिए हमें इतना रिजर्व बनाकर चलना पड़ेगा। एक साल बाद जब रिजर्व जो हमारा अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो एक्सपायर हो जाएगा तो अब रिजर्व किस काम का, तो वापस रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एंट्री अब उल्टी हो जाएगी। निकालने की रिजर्व बनाने की एंट्री क्या है, रेवेन्यू में से पैसा निकालो और रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, रेवेन्यू कम हो जाएगा इसलिए डेबिट करा और रिजर्व अकाउंट में जाकर बढ़ जाएगा। अब अगर ये एक्सपायर्ड यूज ही नहीं हो पाए तो रिवर्स करके वापस ट्रांसफर कर दो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। बड़ा सिंपल सा एंट्री है। आइए सर, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31/3/2013, 31 मार्च 2013, इट हैज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू ट्यून ऑफ 100 करोड़। इट कंप्राइजेज ऑफ 37.5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन इंश्योरेंस बिजनेस, मशीन या मरीन, 50 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस 12.5 करोड़ मिसलेनियस। मरीन होगा यार, ये मशीन नहीं होगा, ठीक है, मरीन कर देना इसको। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ खुशराओ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्रिएट अ रिजर्व फॉर 100% द नेट प्रीमियम इनकम इन द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 50% द, ये तो भाई हम नहीं भी बताते तो भी हम मानते हैं कि मरीन के लिए 100% द नेट प्रीमियम रिजर्व बनाना है और बाकी के लिए इतना, ठीक है जी, सीधा। और आपको कुछ दे रखा है क्या, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 द फॉलोइंग बिजनेस वर कंडक्टेड, इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस में इंश्योर्ड अदर द इंश्योरेंस कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी इशू 45 करोड़ की, अदर इंश्योरेंस कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्क अंडरटेक 17 करोड़, एंड प्राइम पेड पीपल अदर इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस सीडेड इतना, फायर के लिए इतना है और मशीनरी के लिए इतना। खुशराव कंपनी लिमिटेड आस्क्स यू टू पास द नेशनलिटी और अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एंड ये करो, दो चीज बता रहा है। चलो आ जाइए, देखिए सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ क्वेश्चन के अंदर, देखिए मैं एक बार ना दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया है और मैं भी जल्दीबाजी कर गया इसमें। मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सर क्वेश्चन कहता है खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्या करा है, फ्लोइंग चीजें फर्निश करी, कुछ डाटा आपको बता रखा है। कहता है 31/3/2013 को, 2013 मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है, पिछले साल हमारे पास पहले से रिजर्व बना हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए, जो कि 100 करोड़ का रिजर्व बना रखा है, ये हमारे पिछले साल का रिजर्व है पहले से। इट कंप्राइज्ड ऑफ 37.5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, कह रहा है इस 100 करोड़ में से 37.5 करोड़ मरीन के लिए रिजर्व था और बाकी 50 करोड़ जो है वो फायर के लिए था, एंड बाकी जो रिमेनिंग 12.5 करोड़ बच गया वो आपके मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। तो पहली लाइन में लिखा है कि पिछले साल हमने कुछ इंश्योरेंस क्या कहते हैं अनएक्सपायर्ड हमने रिस्क का रिजर्व बना रखा है, वो टोटल 100 करोड़ का है, जिसमें से इस इतने 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 करोड़ मरीन फायर और अदर मिसलेनियस में हमें बता रखे इतने इतने बन रखे हैं, पहले से रिजर्व मेंटेन हो रखा है पिछले साल का। प्रैक्टिस का मैंने बस आपको समझ में आ गया हो कि 50% नेट प्रीमियम का बनाते हैं और 100% बनाते हैं मरीन के केस के अंदर। अब आ गया ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2014 मतलब करंट ईयर। अब ये देख रखा है, ये क्या दे रखा है सर, इनके बारे में समझा देता हूँ। देखो ये है प्रीमियम कलेक्टेड, प्राइमरी जो लिखा है ना ये बेसिकली प्रीमियम कलेक्टेड लिखा हुआ है। क्या है ये, कहता है प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, प्रीमियम कलेक्ट हुआ है इंश्योर्ड इंश्योरर से, मतलब वो जो जनरल पब्लिक डायरेक्टली इस हमारी कंपनी में आकर प्रीमियम ले रही है। टोटल हमें 45 करोड़ मरीन में, 107.5 फायर में और 30 करोड़ मिसलेनियस में, मतलब ये वो प्रीमियम है जो डायरेक्टली हमने कस्टमर से प्रीमियम करवा, मतलब कस्टमर की पॉलिसी ले ली, समझे। हम इंश्योरेंस कंपनी है, कस्टमर हमारे पास आया डायरेक्टली और उनसे हमने प्रीमियम ले लिया।
ये है वो। अब कस्टमर जो है वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, उनसे प्रीमियम लिया और उस कंपनी ने हमसे री इंश्योरेंस करा लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो हमें प्रीमियम पे करेगा। भाई मान लीजिए कस्टमर मेरे पास आया, मेरी इंश्योरेंस कंपनी में मेरे से प्रीमियम कराया, अब मेरे को रिस्क ज़्यादा लग रहा है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आपको बोला कि आप इसमें से मैं आपको प्रीमियम पे कर देता हूँ, थोड़ा रिस्क आप कवर कर लो, तो आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर लिया। तो वो है ये अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेक। अदर इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क जो है वो मुझे दे दिया है और मैंने रिस्क अंडरटेक कर लिया है, मतलब री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां से मुझे कितना प्रीमियम मिला, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं तो प्रीमियम मुझे भी मिलना चाहिए, तो इतना 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 मिला है। और प्रीमियम पेड और पेबल, इतना इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना है, ठीक है, इतना पेमेंट पे करना है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि टोटल प्रीमियम इतना आया और क्लेम इतना पे करना है, तो नेट आपका प्रीमियम कितना बच गया, है ना, नेट प्रीमियम आ जाएगा यहाँ से। भाई टोटल प्रीमियम इतना आया, इसमें से आप ये वाला चीज पोर्शन पे करोगे, कह रहा है प्रीमियम पेड और पेबल टू अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ बिजनेस सीडेड, तो अदर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करोगे। मतलब ये बेसिकली है क्या कि यार इस सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जैसे आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करा था ना, वैसे ही हमने री इंश्योरेंस किसी को दिया। भाई इतने का हमने क्या करा, इतने का हमने किसी और इंश्योरेंस कंपनी को दिया, उल्टा हो गया। मतलब इस वाले केस के अंदर क्या था कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास कस्टमर आया, उसने इंश्योरेंस कराया और वो हमको उसने री इंश्योरेंस कर दिया कि हमने कुछ इंश्योरेंस रिकवर, इसका रिस्क कवर कर लिया, तो उतना प्रीमियम वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी। अब हमारे पास इंश्योरेंस आया तो हमने कितना री इंश्योरेंस आगे दिया है, तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो वो है कि इतना प्रीमियम आपको रिसीव हुआ, इतना कंपनी आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, क्योंकि आप अपने रिस्क को खत्म करना चाहते हो। सीडेड मतलब होता है स्टॉप, अपने रिस्क को स्टॉप करना चाहते हो, इसलिए आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हो कि प्रीमियम थोड़ा तुम रख लो, कुछ रिस्क तुम कवर कर लो, तो ये प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो नेट प्रीमियम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, टोटल प्रीमियम माइनस दिस आ जाएगा नेट प्रॉब्लम। अब आपसे दो तीन चीजें पूछी है, तो उससे पहले आप सबसे पहले क्या करो, नेट प्रीमियम कैलकुलेट करो। ये देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया और वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने निकाला स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब बेसिकली नेट प्रीमियम। तब देखो सबसे पहले लिखो टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। एक तो खुद डायरेक्टली इंश्योरर मेरे पास आया और इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कराया मेरे से, मैंने रिस्क कवर करा, तो इतना प्रीमियम मुझे रिसीव्ड हुआ है दोनों से, ठीक है, टोटल प्रीमियम रिसीव्ड हो गया ये। इसमें अब मैंने री इंश्योरेंस कराया किसी और से, तो मैंने उसको प्रीमियम पे करना है, तो ये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया नेट प्रीमियम रिसीव। अब आपको पता है जो नेट प्रीमियम रिसीव होता है वो मरीन के लिए 100% रिजर्व बनाना पड़ता है और बाकी के लिए 50-50% बनाना। तो मुझे अगर इतना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है बाकी के लिए, तो इसके लिए 100 मतलब इतना बनाना पड़ेगा, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना बनाना पड़ेगा, 50-50। तो मरीन के लिए मुझे 45.75 करोड़ का प्रीमियम चाहिए इस ईयर में। पर सोचो पिछले साल में भी तो कुछ बना रखा है यार, मुझे इस बार मुझे 100 रुपये चाहिए, पर पीछे से मेरी सेविंग पहले से 70 रुपये की, तो मैं 30 और बनाऊंगा ना, मुझे करंट ईयर में 100 रुपये चाहिए। अब मेरे पास मैंने देखा मेरी जेब में पहले से 70 रुपये सेव पड़े हुए हैं, तो मुझे 100 रुपये चाहिए, तो 30 रुपये और चाहिए ना मुझे। तो जब आपको टोटल इतना रिजर्व बनाना है और पहले से आपका रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप रिमेनिंग रिजर्व बनाओगे ना। तो वही कह रहा है कि नेट आपको कितना रिजर्व बनाना है। तो हमने एक और स्टेटमेंट बनाई और उसमें लिखा है रिजर्व टू रिक्वायर्ड, कितना रिजर्व की जरूरत है, मरीन में 45.75, फायर में इतना, मिसलेंस में इतना, और ओपनिंग बैलेंस इन रिजर्व अकाउंट पहले से कितना बन रखा है वो इतना 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 बन रखा है, रिमेनिंग इतना बना देंगे। अब इतनी रिजर्व हमें बनाना है, इसके लिए हमें एंट्री पास करनी है बस। इसमें देखो इसमें देखो इसमें देखो इसमें देखो, इसमें कहता है भाई इतना रिजर्व बनाना है, पहले से आपके पास 12.50 करोड़ का है, 11.25, तो बाकी जो एक्स्ट्रा रिजर्व है उसको आप क्लोज कर दोगे और रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, भाई जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। अब जरा एंट्री आ जाओ, पहले मरीन की केस की एंट्री देखो, रिजर्व क्रिएट करेंगे और जब क्रिएट करेंगे तो मरीन रिवेन्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वहां से पैसा लेंगे और अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये निकाल दिया अमाउंट। फायर में भी हमें बनाना है, तो फायर इंश्योरेंस अकाउंट रिवेन्यू अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे, पैसा ले लेंगे और अनएक्सपायर्ड रिजर्व में डाल देंगे। पर जो मिसलेंस है उसमें बनाना नहीं है, वो पहले से बहुत ज्यादा था, हमें चाहिए कम, तो हमने बाकी ट्रांसफर कर दिया रिवेन्यू अकाउंट में। अब रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मिसलेंस का और अनएक्सपायर्ड रिजर्व कैंसिल हो जाएगा और रिवेन्यू अकाउंट मिसलेंस वाला क्रेडिट हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से था ये क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी समझ में आ गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहां पर ही खत्म हुआ। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना और वो होगा अगला क्वेश्चन, ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट भी एक बार देख लो सर कैसे बनता है। इसमें बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना। आपके पास सबसे पहले देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। पहले वाले एंट्री में हुआ था मरीन रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, वो क्रेडिट हुआ था मरीन की वजह से, है ना। तो पहले तो मैंने लिख दिया बैलेंस बीडी
कि पहले से मेरे पे कितना कितना रिजर्व पड़ा हुआ है तीनों के पास। फिर हमने देखा कितना रिजर्व हमने क्रिएट करा है, तो सबके रेवेन्यू अकाउंट से क्रिएट करा है। तो पहले से मेरे पड़ा था 37.5 50 करोड़। फिर मैंने और रिजर्व क्रिएट करा, जो एंट्री पास करी कि रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, रिवेन्यू की वजह से, आ गया दोनों में। और उस वाले में ट्रांसफर करा, उस वाले में मैंने रिवेन्यू में वापस भेज दिया। तो इन दोनों को जोड़ो, इतना रिजर्व आ गया, इन दोनों को इतना रिजर्व चाहिए, इसमें मुझे 12.5 नहीं चाहिए, 11.5 चाहिए, वो ट्रांसफर करने के बाद बाकी 11.5 इतना चाहिए। मतलब ये बैलेंस रिजर्व है जो आपका आ जाता है। बड़ा सिंपल सा था, ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल सा था। अब आ जाता है सर, ये हमने मेरे को लास्ट क्लास में कराया था अपनी क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में मैंने इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कराई थी, और मैं आपसे भी कहूंगा कि करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोटिस करिएगा, इसको आप कर लेना। अजी सर बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको भी कर लेते हैं। फॉर्मेट सब बना हुआ है, मेरे को टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे रखा है, इस समय मैंने कर रखा है, वही क्वेश्चन हम कर लेंगे जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, एलआईसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म ए में बनती है और जनरल इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म बी में बनती है। रिवेन्यू अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनता है, बट रिवेन्यू अकाउंट मेन इंपॉर्टेंट है, यही पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। आप बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। रिवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कि जितनी भी इनकम है आप हर टोटल कर लो। जैसे भाई एक इंश्योरेंस कंपनी को किस किस तरीके से इनकम हो सकती है, जनरल इंश्योरेंस को सबसे पहले इनकम होगी प्रीमियम रिसीप्ट से, ऑब्वियस है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचोगे तो प्रीमियम आएगी। उसके बाद अदर इनकम हो सकती है। अदर इनकम के अंदर क्या आ सकता है, अदर इनकम के अंदर आ सकता है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी, या इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस ऐसा कर लिया, वहां से भी इनकम जनरेट हो सकती है प्रीमियम के तौर पे, है ना। अदर इनकम में काफी कुछ आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो सर इंटरेस्ट, डिविडेंड, या फिर आपने कहीं अपनी प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे देते हो, रेंटल इनकम हो जाएगी। तो जितनी भी टाइप की इनकम है वो सबसे पहले डेबिट कर ऊपर लिख दो। अब ये टोटल ए करके यहाँ पर आ जाएगी मेरी टोटल इनकम। क्या आ जाएगी भाई, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के बाद जितने भी खर्चे माइनस कर दो। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं क्लेम इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसने ले रही है वो अपना क्लेम करेगा, सबसे मेन खर्चा तो यही हो गया। उसके बाद जो पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस बेचता है उसको हम कुछ कमीशन भी देते हैं, तो कमीशन का खर्चा भी होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग खर्चा होता है वो। तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चा माइनस करो, आपका रेवेन्यू बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको दे रखे सर शेड्यूल, शेड्यूल के अंदर जब भी आप कोई वर्किंग नोट बनाते हो तो उसमें वर्किंग नोट 1 2 3 लिखते हो ना, पर आपको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें शेड्यूल चलते हैं, जिसके अंदर अगर शेड्यूल 1 में हमने बनाया प्रीमियम रिसीव, शेड्यूल 2 में इधर इनकम, इसका तरीके से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़कर आए हो, आपको इसको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। बाकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिविजन भी जल्दी कराने वाला हूँ मैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ट्वेंटी सेवन नहीं 28 करा देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता 7th क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का करा लेता हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल का ही है क्या। 27 तो ये है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ टीज क्वेश्चन छप छप के आते हैं भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इंश्योरेंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है, आप इस पर फिर कृपया करके फोकस करिएगा। आइए सर 27 क्वेश्चन देख लो एक बार। प्रिपेयर ऐसे ही आएगा, प्रिपेयर फायर इंश्योरेंस रिवेन्यू अकाउंट एज पर द IRDA रेगुलेशन एक्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। 7th क्वेश्चन शायद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का है, ये आपको ट्राई, सेम क्वेश्चन है दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं आपको ये करा देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन 4 5 करके चले जाओ, बुक PYQ देखो, उठाओ उसको और करके जाओ, देखो आपको 100% आ जाएगा, आपको गारंटीड मैं कह रहा हूँ। कि देखिए इंश्योर, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है दोस्त, नहीं तो मैं इतना जोर डालता नहीं, इतना मैं जोर नहीं डालता इसमें। एक मिनट देना बस, लैपटॉप चार्ज पे लगा रहा था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। पेपर में जो आए उस पर मेहनत कर लो। चलिए, तो 27वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्लेम मैंने पे किया है, खर्चे और इनकम को तो बाइफरकेट कर लोगे ना दोस्त आप, ऐसे तो नहीं है, इतनी तो कमी या नहीं है कि खर्चे, क्लेम पेड एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस है, प्रीमियम रिसीव्ड इनकम है, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है खर्चा है, कमीशन खर्चा है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट खर्चा है, प्रोविजन भी बना रखा अनएक्सपायर्ड के लिए जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग अभी मैंने सिखाया, इसलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये, इसके लिए मुझे आप क्या करने पड़ेगी, एक स्टेटमेंट बनाकर इनको ठीक करना पड़ेगा। और फिर कह रहा है 50% का अनएक्सपायर्ड रिजर्व क्रिएट करो, एज इट इज छप कर आता है क्वेश्चन पेपर में, एज इट इज।
चलो सर बार बार मत बोलो, हमें समझ में आ गया है। मैं बार बार बोलूंगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 1 की, पहले मैं शेड्यूल 1 बनाता हूँ, प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम कितना मुझे रिसीव्ड हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको प्रीमियम जो रिसीव्ड हुआ ये मेरा 13 लाख रुपए का प्रीमियम आपको रिसीव्ड हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रीमियम रिसीव 13 लाख रुपीज। फिर उस 13 लाख में से आपने कुछ प्रीमियम किसी और कंपनी को री इंश्योरेंस कर दिया, किसी और कंपनी को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हमें उनको प्रीमियम देना पड़ेगा कुछ हिस्से में। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपने 1 लाख का, मतलब 13 लाख का टोटल प्रीमियम है, उसमें 1 लाख किसी और से करवा लिया रिक्स, तो 1 लाख का आपने दे दिया। तो अब बचा आपके पास 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए बचने के बाद अब आपको पता है कि जो आप इसमें अब रिजर्व भी बनाओगे, और जब आप रिजर्व बनाओगे तो ऑब्वियस आपकी इनकम कम होगी। ठीक है, इसको अब यहाँ पर छोड़ दो, इसको अब यहाँ पर छोड़ दो। शेड्यूल 2 के अंदर आप देखो क्लेम पेड कितना करा है। क्लेम पेड, इसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा। पहले ये आ जाओ, इधर आ जाओ सर। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकली सर? सबसे पहले यहाँ पर निकला कि 13 लाख की इनकम मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ, जिसमें 1 लाख का मैंने किसी और को री का वांस कर दिया, तो 12 लाख रुपए अभी तक मेरे नेट प्रीमियम है। नेट प्रीमियम 12 लाख रुपए। तो 12 लाख का 50% आपको रिजर्व बनाना है। तो टोटल रिजर्व रिक्वायर्ड कितना है? 50% 12 लाख का, जो कि 6 लाख रुपए हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? भाई मेरे को टोटल रिजर्व कितना बनाना है? 50% बोला था। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो रिजर्व क्रिएट करना है वो अनएक्सपायर्ड रिस्क का 50% आपको रिजर्व, अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए 50% रिजर्व आपको क्रिएट करना है। और रिजर्व हमेशा नेट प्रीमियम के लिए करते हैं। 13 लाख में से 1 लाख घट गया, नेट प्रीमियम 12 लाख है, 12 लाख का 50% 6 लाख रुपए हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि अनएक्सपायर्ड रिजर्व पहले से आपके पास पड़ा हुआ है। सर कितना पड़ा हुआ है जरा देखेंगे। कहता है 1 अप्रैल 2013 को आपके पास 50,000 रुपए का पहले से पड़ा है। और सॉरी, ये तो ओपनिंग है ना, ये नहीं, ये वाला प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड 1 अप्रैल, मतलब पिछले साल आपके पास 5,50,000 का पड़ा था, तो 5,50,000 का पिछले साल पड़ा है, तो अब 50,000 रुपए का अब नया रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो नए रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री होगी कि रिवेन्यू अकाउंट्स को हम कैंसिल कर देंगे, रिवेन्यू अकाउंट को कम कर देंगे। रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है सर, अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट 50,000 50,000। अब हमने रिजर्व बना लिया। अब हम रिजर्व बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो रिवेन्यू है, जो प्रीमियम है, टोटल इनकम है, वो कम हो जाएगी। तो 12 लाख में से 50,000 का रिजर्व में चले गया, तो 11,50,000 अब मेरा वो प्रीमियम है जो मुझे अब दिखाए। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अजीब सा ही हुआ। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रीमियम रिसीव्ड आया 13 लाख रुपए का, 1 लाख का मैंने री इंश्योरेंस कराया, वो हटा दिया, तो नेट प्रीमियम आया 12 लाख का। अब 12 लाख का 50% आपको रिजर्व बनाना है। 12 लाख का 50% हो गया 6 लाख रुपए। 5,50,000 मेरे पहले से बड़े थे, तो 50,000 का और क्रिएट करूंगा। जब क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियस है रिवेन्यू मेरा कम हो जाएगा। प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू। तो अब आपका नेट रिवेन्यू आ गया 11,50,000 रुपये। अब ये आपका वहां पर शो हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है ना? तो मेरे को अदर इनकम दे रखी है, ना इंटरेस्ट डिविडेंड रिजेंट की इनकम दे रखी है, वो हटा के 11,50,000 की टोटल रिवेन्यू है मेरे पास ये। अब इसके बाद क्लेम की बात कर लेते हैं। तो क्लेम क्या क्या वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम मैंने आपको सिखाया था कि आपने क्लेम कितना पे किया है। तो क्लेम पेड आपने करा है 4,90,000 का एक, और लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग क्लेम है 10,000 रुपए। तो क्लेम जो पे करा है और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लेम माना जाएगा। दोबारा सुन लो, जो भी आपने क्लेम पे किया है, ठीक है, एक्चुअली क्लेम आपने पे करा 4,90,000, पर उस क्लेम को पे करने के जो लीगल खर्चे हैं वो भी 10,000 रुपए के हुए हैं। तो टोटल क्लेम पे में मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, ये अलग से नहीं शो करेंगे। अगर क्लेम से रिलेटेड को खर्चा होगा ना, वो क्लेम पे ही जोड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं क्लेम पे करूंगा तो 490 का तो नेट जेब से गया, और उसको 490 देने के लिए 10,000 रुपये अलग से खर्चा होगा लीगल के लिए। तो टोटल 5 लाख का क्लेम, मेरा क्लेम पेड का जो टोटल खर्चा है वो 5 लाख रुपए। अब आपको पता है जो आउटस्टैंडिंग क्लेम इन द बिगिनिंग होता है वो माइनस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जुड़ा होता है, और जो एट द एंड होता है वो जुड़ा नहीं होता, इसलिए ऐड करते हैं। और ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। देखो, बिगिनिंग में 50,000 और ऐड करना है 80,000। तो मैंने 50,000 माइनस कर दिया, ऐड 80 करा, तो क्लेम इंकर्ड कितना करना है, जो कि है 5,30,000 रुपये, जो यहाँ पर दे दिया मैंने। टोटल मुझे क्लेम पे करना है 5,30,000 रुपये का। फिर इसके बाद कमीशन की बात कर लेते हो, तो कमीशन मुझे डायरेक्टली दे रखा है 3 लाख रुपए का, तो वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो शेड्यूल बनाकर भी ले सकते हैं। कमीशन 3 लाख रुपए का यहाँ पर दे रखा है। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस है 2 लाख रुपए का, वो भी आप डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्ट लिखना, शेड्यूल बना के लिखना है, वो भी लिख दिया। टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 रुपए का। 7 नंबर में आता है क्वेश्चन। अब मुझे बताओ सर, 7 नंबर लाइक है ये क्वेश्चन? बताओ, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाती है, रिवीजन अच्छे से हो जाती है, तो आपके लिए 7 नंबर कुछ भी नहीं है। और देखो, जब अगला एक और क्वेश्चन है उसमें भी सेम है कि प्रीमियम कितने का रिसीव हुआ, 23 लाख रुपए। देखो खर्चा वही है, सब कुछ वही है। देखो
पहले प्रीमियम आया, मान लो 26 लाख का प्रीमियम होगा, फिर री इंश्योरेंस पे करा होगा 2 लाख का, इसका आपने रिजर्व क्रिएट करा होगा और 1 लाख रुपए रिजर्व करके माइनस हो गया होगा, सब कुछ सेम है। देखो कोई भी बदलाव नहीं होगा। 9,80,000 का क्लेम पे करा होगा, उसमें 20,000 रुपये आपका वही खर्चा होगा, लीगल एक्सपेंस थोड़ी एग्जैक्टली दोस्तों सेम है। देखो प्रीमियम क्या बना, 50% बनाएंगे 24 लाख का, 24 लाख देखो कैसा आया, ये क्वेश्चन होगा कुछ, ये रहा 24 लाख नेट प्रीमियम, इसका 50% बनाएंगे 12 लाख रुपए, और 11 लाख का पहले से पड़ा होगा तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आंसर है, 1 लाख रुपए वो आपने माइनस कर दिया, टोटल रेवेन्यू उतरा गया 23 लाख। सर रिपीटेड बेसिस पर क्वेश्चन करो, अच्छे से ये होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं ना इन क्वेश्चंस के, वो करके जाओ। आपको मेरी याद जरूर आएगी अगर आपने ये चैप्टर देखा और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपको मेरी याद आएगी कि सर ने कराया था और ये देखो मेरा 7 नंबर पक्के हो गए, खुश हो गए। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ये लो जी, चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास के अंदर मैं आपको नया चैप्टर कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। उसमें भी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही क्वेश्चन में पूछता है। मैंने सारी रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ भाई, ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ। स्मार्ट स्टडी कैसे करी जाए, प्रोफेशनल कोर्स है, 100% तो कर ही नहीं सकते कभी भी कोई कोर्स। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी जरूर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।